अस्सलाम वालेकुम। ईरान के हवाले से कुछ ना कुछ पेशरफ्त करने के लिए मुस्लिम ममालिक को आगे बढ़कर कुछ काम करना पड़ेगा। इनिशिएटिव माजी में पाकिस्तान लिया था, माजी करीब में, और दोबारा ये इनिशिएटिव शायद पाकिस्तान को ही लेना पड़ेगा। शायद और कोई मुस्लिम दुनिया का मुल्क इतनी अच्छी पोजीशन में नहीं है जितना वेल पोजीशन पाकिस्तान है। पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर, इसी तरीके से टर्की को साथ इंगेज करके इस मामले का कोई ऐसा मुस्बत हल निकाल सकता है जहां ईरानी क़यादत को दोबारा कायल किया जाए कि ये मसला इस तरीके से हम लेकर चलें तो आगे मामला बेहतर तरीके से बढ़ सकते हैं। इसी तरीके से वाशिंगटन के साथ जो पैगाम रसानी का काम है वो भी इस्लामाबाद के ज़रिए करना निस्बतन आसान है। ईरानियों का उसके ऊपर एतमाद माजी में था, अभी भी बरकरार रहना चाहिए और शायद यही एक रास्ता होगा जिससे ईरान के अंदर जो बार बार हमले हो रहे हैं पिछले कुछ दिनों में, और उसमें बहुत ज़्यादा बमबारी की गई है, उनके सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हिट किया गया, तो उसको रोका जा सके ताकि वहाँ मज़ीद नुकसान ना हो। ईरान की तरफ से आज जो इंटरनेशनल मीडिया की एक रिपोर्ट है, हमने चंद रोज़ पहले भी इसको डिस्कस किया था कि वहाँ से ख़बरें आ रही हैं कि अगर सूरत हाल ख़राब होती है हुर्मुज़ के अंदर या ईरानियन जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है अमरीकी उसको हिट करने की कोशिश करते हैं, तो जवाब में वो हौसियों को इस्तेमाल करते हुए, यमनी हौसियों को इस्तेमाल करते हुए बाबुल मंदब के अंदर डिसरप्शन की कोशिश करेंगे। तो जो ऑयल प्राइसेस अभी अगर $85 के ऊपर है ब्रेंट की, तो ये जंप लगाएंगी $20, $30, $40 या $125, $150 तक चली जाएंगी और दुनिया सारी के अंदर एक भौचाल पैदा हो जाएगा। रॉयटर्स ने आज ये स्टोरी जारी की है कि ईरानियन जो लीडरशिप है उन्होंने इंस्ट्रक्शन जारी कर दिए हैं कि अगर अमरीकी हमारे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट करते हैं या हुर्मुज़ के अंदर सूरत हाल ख़राब होती है तो आप बाबुल मंदब को दोबारा बंद करने की कोशिश करें। ये एक दफ़ा चंद साल पहले ये काम हो चुका है और अगर ये काम होता है तो 20% ट्रैफिक तो तकरीबन वो डिसरप्ट कर देंगे इंटरनेशनली जो चलती है उधर से, और सऊदी ऑयल उसका बड़ा हिस्सा बाबुल मंदब से गुजरता है। तो एक हुर्मुज़ की डिसरप्शन है जिसका प्रेशर है, और अगर साथ बाबुल मंदब भी शामिल हो जाए तो पूरी दुनिया में एक एनर्जी का बहरान आ जाएगा। इंटरनेशनल ट्रेड के लिए भी आएगा, लेकिन सबसे पहले एनर्जी का बहरान पैदा होगा और यूरोप और एशिया की इकॉनमीज़ शायद उसको बर्दाश्त करने की पोजीशन में ना हो, क्योंकि यूरोप सारे के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट और महंगाई ने पहले ही उनकी इकॉनमीज़ का बुरा हाल किया हुआ है। वो कहने को वो यूरोप है, पेरिस है, फ्रांस है, बरतानिया है, लेकिन अब उनकी इकॉनमीज़ इंटरनली जो है बहुत कमज़ोर है। वहाँ नई इकनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। वो माजी के शाहना महल तो नज़र आ रहे हैं दूर से, लेकिन वो अब उनके अंदर वो उतनी सख्त है कोई नहीं है किसी भी उनके यूरोप के मुल्क में। और अगर ये एनर्जी क्राइसिस डीपन होता है तो ये उसको ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। एक स्टेटमेंट है अमरीकी नायब सदर JD वैंस का जो मैं आपको सुनवाना चाहता हूँ। हम बार मैं एटलीस्ट इसका कुछ 100 दफ़ा तज़किरा कर चुका हूँ कि इस जंग का और इस तनाज़े का अगर ये बरकरार रहता है तो दुनिया सारी में सिर्फ एक बेनिफिशरी है और उसका नाम नेतन्याहू है या इसराइल है, उसके अलावा कोई नहीं है। और वो अमेरिका को घेरता है, ट्रंप को बहुत इन्फ्लुएंस है वाशिंगटन के ऊपर इसराइल का, और उसको घेरता है ताकि वो इस तनाज़े का हिस्सा बना रहे। बंदूक इसराइल चलाता है, कंधा अमेरिका का इस्तेमाल करता है। ये शायद JD वैंस का इससे ज़्यादा क्लियर स्टेटमेंट नहीं हो सकता कि इसराइल उनकी पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है, और वो कह रहे हैं कि जो पॉपुलर पब्लिक ओपिनियन है वो इसराइल अब वहाँ से लूज़ कर रहा है। लेकिन एटलीस्ट ट्रंप इंतज़ामिया के ऊपर अभी भी उनका काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, इसीलिए इस तनाज़े से अभी तक अमेरिका बाहर नहीं निकल पाया, जबकि वहाँ पब्लिक ओपिनियन जो है वो लार्जली ईरान वॉर के ख़िलाफ़ है। पाकिस्तान की इंटरनल सिचुएशन आ जाए तो दो मसले ऐसे हैं जिससे हमारी तवज्जो नहीं हटनी चाहिए। एक पाकिस्तान की दाखिली सलामती, अमन व अमान की सूरत हाल, और दूसरा हमारी जो पोलराइजेशन है सोसाइटी के अंदर वो नेक्स्ट लेवल के ऊपर है, वो पीछे नहीं हटने को तैयार। और मौलाना फजलुर रहमान का जो रिसेंट स्टेटमेंट है उसके बाद से पूरी जो मौजूदा हुकूमत है, कोलिशन जो पार्टनर्स भी हैं और PMLN का जो अपनी भी सीनियर लीडरशिप है, वो रोज़ाना एक सुबह उठते हैं और शाम तक उनकी 100 स्टेटमेंट्स जारी होती हैं कि फजलुर रहमान साहब ने शोहदा की शान में गुस्ताखी की है। तो एक प्रिंसिपल स्टेटमेंट है वो पहले दोहरा लूँ फिर आगे चलते हैं कि पाकिस्तान के शोहदा फ़ौज के हों, पुलिस के हों या सिविल के हों, कभी भी उनकी तकरीम में कमी आने का कोई अगर बंदा सोचता भी है तो शायद वो उससे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान का हो ही नहीं सकता। आपकी दाखिली सलामती के लिए, पाकिस्तान के लिए अगर कोई बंदा अपने जिस्म के ऊपर एक ज़ख़म भी लेता है ना तो आपको उसको सलाम करना चाहिए। ये बहुत बड़ी कुर्बानी है कि कोई अपनी जान ही पाकिस्तान के ऊपर निछावर कर दे, तो उसके ऊपर तो दूसरी राय मुमकिन नहीं है किसी के लिए भी। मेरा नहीं ख्याल है कि उसकी सियासत में गुंजाइश होगी या किसी और जगह पे गुंजाइश होगी। लेकिन दूसरा मसला आता है कि पाकिस्तान की दाखिली सियासत के अंदर जो इस्टेब्लिशमेंट की इंटरफेरेंस है, हुकूमतें बनाना या गिराना,
या सियासी कोई इत्तेहाद इकट्ठा करना या उसको सियासी इत्तेहाद को तोड़ने के अंदर रोल। हमारी 70-80 सालों की तारीख में इसके अलावा कुछ हुआ ही नहीं है। IGI कैसे बनी थी, कैसे नवाज शरीफ आए थे, कैसे उनकी हुकूमत बनी, कैसे गिरी, तो आपको उसका जवाब मिल जाएगा। कैसे इमरान खान की हुकूमत बनी, कैसे उनकी हुकूमत गिरी, आपको फिर उसका जवाब मिल जाएगा। तो हमारी हिस्ट्री इसके आगे पीछे ही घूमती है। तो वो अगर कोई सियासी शख्सियत बयान देती है तो वो ठीक है, उसको खुले दिल से लेना चाहिए, उसको डिस्कस करना चाहिए, लेकिन वजह तनाज़ा किसी शहीद जो है उसकी कुर्बानी को कभी नहीं बनाना चाहिए। तो आज के प्रोग्राम में जो हमारे साथ शुरका हैं पर बात करेंगे। स्टूडियोज़ में हमारे साथ हैं शौकत यूसुफ़ज़ई साहब, सेक्रेटरी इत्तलात हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के। शौकत साहब बहुत शुक्रिया, आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं आज इस्लामाबाद स्टूडियो से। इंजीनियर ज़ियाउर रहमान साहब हैं, JUIF के सीनियर रहनुमा हैं। इंजीनियर साहब आपका भी शुक्रिया सर। और बैरिस्टर अकील मलिक साहब हैं, वफाकी वज़ीर मुमलिकत बराए कानून व इंसाफ। सर आपका भी शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इंजीनियर साहब से आज स्टार्ट करते हैं। सर, मौलाना साहब के बयान ने आग लगाई हुई है और मामला भी ठंडा हुआ नहीं है। वजूहात क्या थी मौलाना के बयान की? बहुत शुक्रिया आपका नदीम भाई। देखिए, मैं मौलाना फजलुर रहमान साहब के बयान के हवाले से जो एक कन्फ्यूजन फैली हुई है, बल्कि मैं ये लफ्ज़ बहुत इस्तेमाल होता है और ये बड़ा वो भी है कि सियाक व सबाक से हट के एक चीज़ को बयान करना। इसकी एक वजह है, आप मौलाना फजलुर रहमान साहब के बयान को कन्फ्यूजन का सबब क्यों बनाते हैं? आप वो जलसा आम करते हैं, लोगों पब्लिक में जाते हैं, वो कराची में जाते हैं, वो परशीन में जाते हैं, वो चारसदा में जाते हैं, वो कसूर में जाते हैं, वो मर्दान में जाते हैं, वो एक नैरेटिव दे रहे हैं पाकिस्तान के लोगों को कि ये जो पाकिस्तान जिसके बारे में ये तस्वुर है कि ये दहशतगर्दों के हाथों KP यरगमाल है, दहशतगर्दों के हाथों बलूचिस्तान यरगमाल है, दहशतगर्दों के हाथों फाटा यरगमाल है, सिंध यरगमाल है डाकुओं के हाथों, तो हम जा रहे हैं और हम दुनिया को पैगाम दे रहे हैं कि ये पाकिस्तान है और यहाँ पर हम ओपनली पब्लिक में डिबेट कर रहे हैं, पब्लिक को जमा कर रहे हैं, एक जलसा आम कर रहे हैं। और फिर उसमें बजाय ये कि रियासत इसको अप्रिशिएट करे, वो मौलाना साहब की मुकम्मल तकारीर का ब्लैकआउट करती है, तमाम जलसा आम का ब्लैकआउट करती है। मौलाना साहब का वो लफ्ज़ जो पाकिस्तान की जोग्राफ़ी और नज़रिए के हिफाजत के लिए पब्लिक में जाता है, आप उसका ब्लैकआउट करते हैं, आप उनके नैरेटिव को रोकते हैं। फिर उससे यही होगा कि ये कन्फ्यूजन फैलेगी। मौलाना साहब ने एक जुमला कहा, क्या कि ज़ियारत में पहले हम बलूचिस्तान में बलोच बेल्ट में सोचते थे कि जी यहाँ पर तो खून बह रहा है और कोई जा नहीं सकता, अब तो पश्तून बेल्ट में एक एक दिन में 50-50 लाशें हम उठा रहे हैं, KP में हम उठा रहे हैं, फाटा में हम उठा रहे हैं। तो क्या हमने पाकिस्तान में हमेशा खून देकर रहना है, जनाजे पढ़ने हैं? और उस पर फिर हमें ये कहा जाता है कि जी जनाजे तो हमारे भी, शहदा तो हमारे भी हैं। ये आपकी ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन है मौलाना? जी, मैं बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड, ये मौलाना साहब की तकरीर का हिस्सा है। मेरे पास वो है जी, मेरे पास भी है, ये उनका हिस्सा है। मैंने प्ले किया तो बैरिस्टर अकील मलिक साहब प्रोग्राम मुझे आगे नहीं बढ़ाने देंगे, इसलिए मैं प्ले नहीं कर रहा। नहीं, अगर आप प्ले करना चाहते हैं, मेरे पास 2 मिनट 21 सेकंड का वो क्लिप है जो असल तनाज़े की वजह बना है, मेरे पास भी है। अगर आप वो सुनवाना चाहेंगे, इब्तिदा यही से हुई है जहां से मैंने स्टार्ट किया कि बलूचिस्तान के हालात के जी हमने इन 2-3 दिनों में सिवाय जनाजे पढ़ने के और लाशें उठाने के और कुछ भी नहीं किया। तो क्या हम इसके लिए शौकत साहब से पहले पूछ लें। शौकत साहब आज हमारे पास इस्लामाबाद स्टूडियो है। शौकत साहब, पहले आपसे रद्द-ए-अमल मिल जाए, फिर बैरिस्टर साहब से पूछेंगे। मौलाना साहब के बयान के अंदर कुछ अल्फाज का चुनाव ऐसा है, ना करते तो ज़्यादा अच्छा होता, आपकी राय जानना चाहूँगा। जब वजाहत नहीं थी तो मैंने उस वक्त कहा था, उस दिन भी हम दोनों साथ थे प्रोग्राम में, कि इस तरह के शहदा के बारे में कुछ नहीं कहना चाहिए। लेकिन जब इन्होंने वजाहत कर दी तो इसका मकसद हरगिज़ शहदा का वो नहीं था। आप इनकी वजाहत से मुतमईन हैं? डेफिनेटली अगर ये बात है तो इसका तो हरगिज़ ये मकसद नहीं है कि आप किसी शहदा को टारगेट कर रहे हैं, या उन्होंने तो साफ कह दिया, क्योंकि शहदा तो सबके लिए बराबर है, चाहे वो फ़ौज का है, चाहे वो सिविलियन है, चाहे वो पुलिस की। कुर्बानियाँ तो लोग दे रहे हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। हमारी जो फ़ौज है उसमें हम किस तरह कह सकते हैं कि एक सिपाही जो शहीद हो रहा है उस पर तो कोई तंज़ हम नहीं कर सकते, इसलिए कि वो तो मुल्क के लिए दिफा के लिए लड़ रहा है। और कौन बंदा होगा जो तनख्वाह के लिए अपनी जान देगा? मतलब ये तो एक जज्बा होता है, ये बगैर उसके मैं कह रहा हूँ, सियासत से हट कर बात कर रहा हूँ, ये एक जज्बा होता है, जज्बे के तहत लोग लड़ते हैं। तो अल्फाज का चुनाव जो है वो हमें अच्छी तरीके से करना चाहिए। लेकिन ये कि अगर इन्होंने वजाहत कर दी, मैं बिल्कुल उनकी वजाहत हक के दिनों, क्योंकि देखें हमने वो काफी दिन जो थे ना मार्का हक के बॉर्डर पे गुजारे, वो जो पंजाब वाला बॉर्डर इंडिया के साथ साथ वो मुख्तलिफ जगहों पे गुजारते,
वहाँ जो नौजवानों में वो जो जज्बात है ना, वो हार्डली दरमियान में 200 गज का फासला है। इधर पाकिस्तानी चौकी है, बंदूक लेके खड़ा है, बिल्कुल, हाँ। दूसरी तरफ आप देखें तो वो इंडियन चौकी नजर आती है और वो बंदूक लेके इधर को खड़ा है। तो ये जो इधर खड़ा है बच्चा या जवान हमारा बेटा, वो शायद अपना अगर दिल जिगरा उसका कुर्बानी देने के लिए और पाकिस्तान के लिए कुर्बान होने के लिए तैयार ना हो, तो वहाँ उसको खड़ा नहीं होना चाहिए। 50 डिग्री सी टेम्परेचर में बंदूक लेके खड़ा और आंखें भी नहीं झपकनी, देखना उधर ही है कि कोई दुश्मन से वैसे मैं ज़रूर ये कहूँगा कि जो सिपाही लेवल के लोग होते हैं ना, ये वाकई इनमें कोई शक नहीं है कि इनका जज्बा जिंदा है। हाँ, बड़े साफ सुथरे। अगर ऊपर लेवल पे ये जो इन्होंने जो बात की ना, आपने भी अपने जो हुकूमतें गिराते हैं, जो हुकूमतें बनाते हैं, इनका क्या काम है, उस पर बात हो सकती है। लेकिन जो लोग जो जान देता है उसके लिए तो बस सलाम। आई थिंक उसके बारे में तो मैं तो कभी सोच भी नहीं। अकील मलिक साहब, आपको जिया साहब की जो वजाहत है उसके बाद तो फिर अकील भाई उसका जवाब जरूर क्या है। देखिए, शुहदा की जहां तक बात है, शुहदा हमारे आंखों का ताज, हमारे आंखों का नूर और सर का ताज है। ये चलाएं जी इंजीनियर साहब की खबर चलाएं। ये मैं बिल्कुल बरमला कह रहा हूं, और आप तो आंखों का नूर और सर का ताज हैं, और मैं आप तो उनकी बात कर रहे हैं, मैं तो अपनी बात कर रहा हूं। मेरे तो एक शेखुल हदीस अभी मौलाना इदरीस साहब ने इस पादाश में शहादत ली है कि उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान ने और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ने ईरान और अमेरिका के दरमियान जो सुलह कराई है, ये बहुत अच्छा और खैर का काम है और हम इसको की सताइश करते हैं। इस पादाश में उनको शहीद कर दिया गया। हमारे दर्जनों उलमा को इस पादाश में शहीद किया गया कि आप जमहूरियत की बात क्यों करते हैं, आप आइन की बात क्यों। वकील साहब, पाकिस्तान में अब तो इन्होंने फील्ड मार्शल की भी तारीफ कर दी, अब तो आप इनको मेरे ख्याल में बाकी तनकीद तो इनकी छोड़ ही दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, कल भी मैं एक प्रोग्राम में था और इनके सेनेटर बड़े सीनियर सियासतदान हैं, कामरान मुर्तज़ा साहब, और उन्होंने भी यही बात की कि शहीदों की शहादत के ऊपर जो है वो बिल्कुल सियासत नहीं होनी चाहिए। उन्होंने इसी अलॉन्ग दीज लाइन्स ये बात की, अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि आँखों का नूर और सर का ताज हैं, लेकिन क़याम पाकिस्तान से लेकर दिफाए पाकिस्तान तक शहीदों की शहादतें, उस पर बिल्कुल सियासत नहीं होनी चाहिए। चाहे वो अफवाज से ताल्लुक़ रखता है, चाहे वो सिविल सोसाइटी आम शहरियों से जो शहीद होते हैं वो हैं, या हमारे मुनाफिद करने वाले इदारे। इसमें मैं आज भी इस बात पे कायम हूँ कि वजाहत पार्टी के लोगों की तरफ से आ रही है, वजाहत आनी चाहिए मौलाना साहब की तरफ से। वो एक बहुत सीनियर सियासतदान है इस मुल्क के, और नो डाउट वो एक अपनी पार्टी के हेड भी हैं। दिल दुखा है, और दिल पाकिस्तानी अवाम का दुखा है, शहदा की फैमिलीज़ का दुखा है। चलाएं ना वीडियो वो आप उस खातून की जिसका बेटा शहीद हुआ और उसने कहा मैं अपना घर देती हूँ, मैं 1 करोड़ रुपए देती हूँ, भेजो बॉर्डर पे। मौलाना साहब को कहें जाएं बॉर्डर पे। अफसोस मुझे इस बात पे हुआ कि हम सब के दिल जो हैं वो दुखी हैं इस बात पे। मौलाना साहब ने एक्सप्लेन आज दिन तक नहीं किया। अगर उन्होंने कहा जी, कल मेरे से एक आ गया कि मौलाना साहब की पूरी तकरीर नहीं देखी, मैंने आज वो पूरी तकरीर भी देखी जितनी कोई अवेलेबल थी, मोबाइल में रखा हुआ, हम चलाते नहीं है टीवी पे। डिस्पाइट ऑल ऑफ दिस, मलिक साहब जो बात उन्होंने की, अल्फाज का चुनाव, और बात आपने बिल्कुल दुरुस्त की कि अल्फाज का चुनाव बहुत मोहतात तरीके से करना चाहिए जब आप इतने बड़े स्टैचर के लीडर हों और इतने लोगों की फॉलोइंग आपके साथ हो। आप अगर ये कह दें किसी की शहादत को, किसी की उस शहादत के जज्बे को उसकी सैलरी के साथ इक्वेट करें, या वो तशबीह आप देना चाहें या दें, और उसका मतलब जिस तरह अखज़ किया गया और पूरी कौम की दिल आज़ारी की गई और हुई, तो मैं आज भी कहता हूँ मौलाना साहब को वाक़तन बसाद एहतराम अपने वो अल्फाज वापस लेने चाहिए, और मौलाना साहब को शहदा की फैमिली से माज़रत करनी चाहिए। दिल दुखे हैं। मौलाना फजल रहमान साहब बड़े और वजाहत करें, बड़े स्किलफुल पॉलिटिशियन है। वो अगले 1-2 रोज में मुझे लगता है कि कहीं बैठे हुए किसी बयानिए में ये बात कह देंगे, वजाहत कर दें कि अगर मेरा ये मकसद नहीं था, अगर दिल आज़ारी हुई है तो मैं उनसे माजरत करता हूँ, मेरा मकसद या मतलब ये था। ये कहते हैं कोई छोटा बड़ा नहीं होता। मेरे ख्याल से जब ज़ियाउर रहमान साहब कह रहे हैं ना कि मौलाना साहब का मकसद ये था, तो आई थिंक हमें वो कर लेना चाहिए। क्यों हम खामा पड़े हैं, मतलब मुझे तो नहीं लगता नहीं इसको इशू बनाना ही नहीं है। देखिए शोहदा सबके लिए कोई भी पार्टी, मेरा नहीं ख्याल है कि कोई ये कहे किसी को ना होता ये शोहदा इस तरह, ये अगर आप किसी की शहादत को सैलरी से इक्वेट कर रहे हैं, ये और असल मसला ये हमें उन पे देखे ना, अगर वो कह रहे हैं कि जी हमारे सर का ताज है और आंखों का नूर है, तो देखे ना ये तो तर्जुमानी कर रहे हैं ना एक पार्टी की। ऐसा मैं बैठा हूं, तो मैं तो मुतालबा करूं,
जिन लोगों ने मौलाना साहब के बयान को सियाक व सबाक से हटकर अखज़ किया है, फैलाया है, उन्होंने इस मुल्क के साथ दुश्मनी की है, वो इस पर माफी मांगे। ये आपके साथ बैठे हैं, इनसे कहें मुझे क्यों बता रहे हैं? नून लीग वाले आप पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं। जितनी हम इस पे बहस करेंगे, मैं शहीदों का वारिस हूं। मैंने सैकड़ों जनाजे एक दिन में उठाए हैं नदीम भाई। बाजवड़ में शौकत यूसुफ साहब के कुर्ब जवार में है, एक दिन में हमने 100 जनाजे उठाए हैं इस पादाश में कि वो हमें कहते हैं आप आईन की बात करते हैं, आप जमहूरियत की बात करते हैं, आप पाकिस्तान की बात करते हैं, आप मुर्तद हैं, आप काफिर हैं। हम और आते हैं वो खुदकुश धमाका करते हैं, हमारे 100 से ज्यादा कारकुन एक जलसे में शहीद होते हैं, हमारे उलमा शहीद होते हैं। मैं तो शहीदों का वारिस हूं, मैं तो शहीद के बारे में बात नहीं कर सकता। ये देखिए, हम अपने जो शोहदा फैमिली है ना, उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। वो ये समझेंगे कि अच्छा हमारे बारे में ये कहा जा रहा है, तो आई थिंक इसको बेहतर नहीं ख्याल है कि इसको ज्यादा अगर तर्जुमान कह रहे हैं कि जी हमारा हरगिज ये मकसद नहीं है, तो आई थिंक इस चीज को बस बेहतर ये है कि जिसके मुंह से अल्फाज ये निकले, ये तो क्या बात वो खुद ही क्लियर कर देना। देखिए, और कुछ नहीं, क्लैरिटी आ जाएगी कि ये मतलब ये मकसद नहीं था, ये आप लोगों ने गलत अखज़ कर लिया, गलत आपने मतलब। आज तक मियां नवाज शरीफ के उन बयानात का जो अफवाज के खिलाफ दिए हैं, उनकी वजाहत उन्होंने खुद की है, वो उसी पे स्टैंड करते हैं। उन्होंने तो कोई ऐसी बात जो बयान दिए मैं चलाऊं, स्टैंड करते हैं, आप चलाएं। वो हम ये कह रहे हैं जो साहब ने बयान दिए हैं आप वो चला सकते हैं, वो स्टैंड करते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने यही कहा ना, जब उनको बयान लगाया तो उन्होंने कहा ये फलां डिक्टेटर की हुकूमत थी और उसमें मैंने बात की। फौज क्या नहीं थी, स्पोक्स पर्सन नहीं, लेकिन जब मुशर्रफ साहब की हुकूमत थी, जब उस टाइम 2002 की असेंबली की बात हो रही है, डिक्टेटर उस वक्त आप देखें कि उस वक्त ख्वाजा साहब ने कहा कि मैंने उस वक्त तकरीर की थी। किसी ने अगर किसी ने इक़्तिदार पर कब्जा कर लिया हो या पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही हो, हुकूमत बना या गिरा रही हो, फिर तंकीद करना तो आप करें, तो सियासत के अंदर आ गए आप उनके अल्फाज, लेकिन शोहदा के ऊपर तो बात शोहदा के ऊपर बात हो सकती है। जो गुजरावाला जलसा में जो नवाज शरीफ की तकरीर थी उसकी वापस लिया। देखिए, मैं उसमें इतना कह सकता हूं कि उन्होंने अगर जो हकायक हैं वो सबके सामने है, आपसे कोई ढकी छुपी बात नहीं है। कमर जावेद बाजवा साहब आप जिम्मेदार हैं, यही कहा था, यही कहा था। फैज साहब आप जिम्मेदार हैं, यही कहा था, देखिए यही कहा था, इसमें कोई दो राय नहीं। अकील मलिक साहब कह रहे हैं कि वो अपनी बात पे स्टैंड कर रहे हैं, अगर वो अपनी बात पे स्टैंड करते तो मेरे ख्याल नहीं है कि आज हुकूमत होती। एक सेकंड नहीं, लेकिन उस वक्त भी सिचुएशन ये थी ना कि 2018 के इंतखाबात के ऊपर जैसे 24 के ऊपर आपके तहफ़्फ़ुज़ात है, तो नवाज शरीफ के भी थे, तो वो क्रिटिसाइज सियासी मैदान में कर रहे थे, बिल्कुल करते थे और डायरेक्ट इनको किसी शहीद फैमिली को या किसी शहीद को उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने कहा तो उन्होंने नाम लेके कहा, और क्यों कहा वो आपके सामने है। हमारे मजहब का, हमारे ईमान का एक हिस्सा है शहादत, हमारे ईमान का, हमारे मजहब का एक हिस्सा है, हम वारिस हैं। उसमें किसी फौज का, किसी पार्टी का, किसी कोई आपके साथ बरादरी में शहादत नहीं हुई है ना, हमारे सिविलियंस में शहादत, वो बंदा जान देता है उस अल्लाह की खातिर। पॉलिटिकल टैक्स पेयर्स के पैसों से पार्लियामेंट के मेंबर भी तनख्वाह लेते हैं, यही मरात लेते हैं। किधर से आते हैं ये पैसे? ये टैक्स के पैसे, लोगों का पैसा है जो टैक्स से देते हैं। आप ये कहें कि आप अगर टैक्स पेयर्स के पैसों पे मरात भी लें, आप तनख्वाहें भी लें, तो फिर किसी और शहादत जो कि हमारे ईमान का हिस्सा है, एक दिल का जज्बे की बात है, और उसमें आप इक्वेट करते हैं सैलरी का, ये नामुनासिब। हम तो तनख्वाह भी नहीं लेते फिर भी शहीद होते हैं, कौम के लिए शहीद होते हैं। सर किधर से तनख्वाह नहीं लेते? बात ये पार्लियामेंट में मुझे बताएं, गाड़ियां किधर से आ जाती हैं? आप मुझे बताएं, शेख उल-हदीस मौलाना इदरीस सब शहीद हुए हैं, कौन सी तनख्वाह उनको देते थे? सर पार्लियामेंट में हमारे तमाम उलमा जो शहीद हुए हैं, बाजौड़ में शहीद हुए, कौन सी तनख्वाह उनको देते थे? बात ये है, मैं आपसे पार्लियामेंट की बात कर रहा हूं, एज एमएनए जो लोग तनख्वाह लेते हैं, मरात लेते हैं, मिनिस्ट्रीज में है, महकमों में है, वो लेते हैं। तो नहीं है ना, लाखों लोग शहीद हो रहे हैं। ये इसकी जिम्मेदारी भी रियासती जो पॉलिसी है ना, गवर्नमेंट की जो पॉलिसी होती है, वो भी इसमें बहुत बड़ा फैक्टर होता है। आज आप देख रहे हैं ना कि जो हालात बन रहे हैं, अब हम कहें कि जी सुबह हुकूमत नाकाम हो गई अमन अमन, लेकिन ये नहीं देख रहे हैं कि जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो रही है उसमें कितनी नाकामी हो रही है फेडरल गवर्नमेंट की, कोई उसमें दिलचस्पी नहीं है। एक मेरी आप सारों से दरख्वास्त है, बीइंग पाकिस्तानी भी, बीइंग मुस्लिम भी, जो जान अल्लाह की राह में देते हैं हम लोग, बेशक किसी फील्ड मार्शल की जात के लिए, इंडिविजुअल के लिए नहीं है, किसी शहबाज शरीफ या मौलाना फजल रहमान की, अल्लाह की राह में बंदा जो जान देता है, उसको कभी तराजई का वजह ना बनाए, ताकि कुर्बानी जो जान की दे रहा है उसका एक दर्जा है, वो बहुत ऊंचा है, तो उसको किसी बहस मुबासे में हम नदीम भाई मैं यही कहता हूँ, हमारे अल्फाज जिन लोगों ने इस तरह के अल्फाज को
अपनी मर्जी से अखज़ करके उसको इस्तेमाल किया है, उनको माफी मैं मांगनी भी ये चाहिए। कह रहा हूँ कि इसको ज्यादा इसलिए कि वो जो फैमिली है ना वो वैसी हर्ट होगी कि भाई ये हमारे बारे में क्या बहुत हो रहा बड़ा है। दर्जा है उनका, बहुत जो बड़ा हमारे बहुत बड़ा बिल्कुल, दर्जा सर। मजहब ने कोई उनको शक नहीं दिया है, मुझे इसमें तो- मैं कौन हूँ, आप कौन है। अल्लाह ताला जिनको कहते हैं कि वो शहीद जो है वो जिंदा है, वो उनको मुर्दा मत कहो, तो इससे ज्यादा क्या बात हो इससे सकती है? ज्यादा बड़ी बात क्या हो क्या सकती बड़ी है? बात हो सकती तो उसमें हम बहुत छोटे हो जाएंगे अगर उनके लिए मेरे ख्याल से आपका गलत जुमला हुकूमत के बोल पास कोई इशू नहीं है तो इसको इन्होंने इशू बना दिया। नहीं इशू है, इशू नहीं है साहब। आप देखिए ना ना, मुज़ाकरात की कल तो बड़ा चैलेंज दिया कि आज बैरिस्टर गौहर भी आएंगे, आज अचकज़ई साहब भी आएंगे, आज असद कैसर साहब भी आएंगे। सारा दिन मैं और तारिक फजल चौधरी साहब पार्लियामेंट में थे, किधर आएंगे? कोई एक बंदा नहीं आया ये पार्लियामेंट के। आपने किसको दावत दी थी? किसको ये कल दावत दी? रात को एक निजी टीवी चैनल के प्रोग्राम टीवी में थी। चैनल के टीवी बयान के चैनल बाद के क्या बाद- आपने बैरिस्टर गौहर को इनवाइट किया था? मुझे नहीं करना था क्योंकि उनकी अपनी पार्टी के मेंबर जो सिटिंग एमएनए हैं, स्पीकर चैम्बर में अगर मैं पीटीआई गया। और पीएमएलएन के मुज़ाकरात हों तो मैं उसके गया। लिए स्पीकर चैम्बर से कॉल जानी मैंने चाहिए थी स्पीकर बैरिस्टर साहब से गौहर को, राब्ता मौलाना किया। फजल रहमान मैं को, यही कह रहा हूं। महमूद अचकज़ई को, क्या हो भाई बातचीत करनी है। मैंने स्पीकर साहब से भी राब्ता किया। मैं अगले दिन उन्होंने कहा चलें आप पार्लियामेंट आए, स्पीकर के दफ्तर आए। स्पीकर ने इनवाइट किया उन्हें। देखिए स्पीकर के इनवाइट करने का नहीं बनता। तो मैंने इनवाइट यही किसने कहा कि मुज़ाकरात की दावत जब बैरिस्टर हमने गौहर दे खुद दी- को इनवाइट कर ले। नहीं, बैरिस्टर गौहर सर, नहीं, आप- इनके शफकत आप अमान साहब हुकूमत सारी हुकूमत हैं। चला nobody. ये टॉक शो में This is हुकूमत nobody चला रहे हैं। saying. आप हुकूमत This है, is what I'm saying. आप हुकूमत है। नहीं तो चलती फिर मेरे ये भाई। ऐसे चैलेंजेस ना देना कि हाँ मैं उनको सबको लेके आऊंगा और फिर जो है नहीं, आपका काम है आप इनवाइट करें, फिर तो वज़ीर बंदे आज़म से ने क्या पूछें कि भाई invitation दी तुमने मलिक साहब? वादा किया था। वज़ीर आज़म ने वज़ीर invitation आज़म दी, को सब लोगों ने हर दी, 2 वज़ीर आज़म ने महीने बाद- फ्लोर ऑफ द हाउस इनविटेशन दी। हर 2 तो क्यों महीने नहीं बाद accept वज़ीर करते? आज़म सर साहब वो को एक- हमारे दफ्तरों में एक लतीफ़ा है, वो कहते हैं वो चाय लेके आ, चाय ये वो वाली लेके आ, दावत थी लाना नहीं है। चाय लेके आ। नहीं नहीं दावत जो है वो सिंसियरिटी के साथ नहीं, दी प्राइम गई है। मिनिस्टर ब्रेक ले साहब लेंगे, को- हमारे साथ रहिएगा, ब्रेक के बाद और बात करते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान में अगर सियासी हमआहंगी पैदा हो जाए तो बहुत सारे मसाइल का हल निकल सकता है। AJK के अंदर जो मसला है, अगर पॉलिटिकल लीडरशिप वहाँ पर थोड़ा सा भी अपना रोल अदा करती, कोई 2-4 मौलाना फजल रहमान कोई हफ्ता जाके वहाँ बिठा देते कि मसले का हल करके आए तो हल करके निकल आते। कोई इतना बड़ी कोई मुश्किल साइंस नहीं थी जिसका अभी तक हल नहीं हुआ। और यही मसाइल हमें KP के अंदर मिलते हैं, यही मसाइल हमें बलूचिस्तान के अंदर निकलते हैं। तो लोगों को एम्ब्रेस करें, बहुत सारे मसाइल तो वहाँ हल हो जाएंगे। थोड़ा मसला बचेगा जिसको आपको काइनेटिक ऑपरेशंस के ज़रिए डंडे के ज़ोर के ऊपर उन लोगों को सीधा करना है। तो दोनों चीज़ें चाहिए, कहीं पे आपको काइनेटिक भी चाहिए, कहीं पॉलिटिकल प्रोसेस भी चाहिए, लेकिन पॉलिटिकल प्रोसेस हमारा मिसिंग है। बैरिस्टर अकील साहब, ये AJK के मामला हो या बाकी मामला तो इस मामले में आप लोग इनिशिएटिव लेने में या लीडरशिप दिखाने में अभी तक तो नाकाम है। नहीं मलिक साहब, मैं इस बात से कुली तौर पे इत्तेफाक नहीं करता और उसकी वजह है वजह उसमें ये कि जो उनका तर्ज तरीका रहा है, लीडरशिप दिखाई ना, 7 साल से तकरीबन उनके साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं। बिजली, आटा, गंदम, बाकी उनके ब्रिज, उनकी इंटरनेट सर्विस, उनके रोड्स, दीगर जो चीज़ें उनसे लीडरशिप की तो महारत ही होती है ना कि मसाइल का हल निकला। अगर अटके हुए हैं अभी तो हल तो कोई नहीं निकला। जब 38 में से 35 आपके जो पॉइंट्स थे, जो नुकात थे वो माने गए और आपके मुतालबात माने गए, तो मेरे ख्याल से 3 पे भी बात हो सकती थी। लेकिन कोई ये कहे कि हम सड़क पे निकल के जराओ घिराव करके वो मुतालबात मनवाएंगे, तो ये भी मुनासिब बात नहीं है। उसके लिए एक पूरा प्रोसीजर है, एक पूरा प्रोसेस है, लेजिस्लेटिव प्रोसेस है और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज है। कॉन्स्टिट्यूशन में आपने तरमीम करनी है। बिल्कुल, जो आपके नुमाइंदे, जब इलेक्शन का शेड्यूल आ चुका, अब नुमाइंदों से जो आपके होंगे या आप खुद, ये जैक वाले ही जब प्रोस्क्राइब नहीं हुए थे तो फिर ये कह देते उस वक्त कि बिल्कुल ठीक है, हम आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे और ये क्योंकि हमारा मुतालबा 12 सीटों वाला है तो हम पार्लियामान में जाके एक कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज इफेक्ट करेंगे और 2/3 अक्सरियत से जो भी फैसला होना है इन 12 सीटों का, उस पर हम जो मामला होगा पार्लियामेंट में हल होगा। देखिए, देयर इज अ वे टू डू थिंग्स। जब लॉ प्रिस्क्राइब करता है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब करता है चीज़ें करने का तरीका का, तो आप फिर कहेंगे नहीं हमने सड़कों पर फैसला लेना है, तो ये भी मुनासिब। शौकत साहब, कोई सियासी हल था इस मसले का या सिर्फ वो डंडे वाला ही हल था? हुकूमत की नालायकी इसमें बहुत वाज़े हो रही है। क्योंकि सिर्फ हुकूमत इसमें? के अंदर नहीं, मैं आ रहा हूँ, मईशत के ऊपर भी है। मईशत को तो बेड़ा गर्क है ना, मईशत तो है ही नहीं हमारी, बैठ गई है बिल्कुल। बैठ के ये इतने कर्जे चढ़ गए हैं कि मेरे ख्याल से सारी ज़िंदगी अब ये कर्जे ही ख़त्म नहीं होंगे। और जो आपका तिजारती खसारा देखें, आपका एक्सपोर्ट देखें, ये जो कहते थे हमें कि जी हम डिफ़ॉल्ट कर रहे थे, उस ज़माने में हमारी ग्रोथ रेट देखें 5 से ऊपर थी, आज जो है ना 2.5 से आगे जा ही मुश्किलों में डाल के गए थे। मैं अच्छे नहीं, जो भी था, लेकिन AJK पे वापस आ जाए। AJK का हल क्या निकलेगा? देखिए, AJK के हल के लिए अगर मौलाना फजल रहमान साहब ने पेशकश कर दी है
तो आप तो हल ही नहीं कर पा रहे ना। जब आपके पास अपनी इतनी सलाहियत नहीं, आप तो कहते हैं जी मारो इनको, ये सड़कों पे आ गए, मारो इनको। हमारे पास वो लीडरशिप है जो इन मसाइल का हल कर सकती है, लोगों को गले लगा सकती है, जफ्फी डाल के साथ बिठा सकती है। क्यों नहीं है सर, क्यों नहीं है? लेकिन सबकी मजबूरियां मुझे नजर आ रही है। या तो इनके पास इख्तियार नहीं है। देखे ना, एक इमरान खान की बात आप ले ले तो अडियाला जेल में मुलाकात, क्या कौन सी इमरान खान भी जफ्फी डालने वाला नहीं था, मुझे याद है वो कोयटा में वाकया हो गया था। बात कर रहा हूँ, तो वो कहता था बैठे रहो, बात कर रहा हूँ कि अगर इमरान खान से एक मुलाकात ही करा देते तो बहुत सारी चीजें हल हो जाती ना। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि एजेके की बात ये है, ऑनेस्ट लगता है कि यहाँ पर वो एक होता है ना कहतो रजाल वाली कैफियत है। अपने लोगों से जफ्फी डाल के ना, वो पंजाब में तरीकाकार होता है, वो बैठक सी डाल लेते हैं, चारपाइयों पे बैठ जाते हैं, हल कर लेते हैं मसला, इधर जगह करते हैं केपी के अंदर। अब कुछ कुछ तो करते ना तो हल निकला था। हुकूमत में बैठे लोग किसी पे ट्रस्ट ही नहीं कर रहे हैं, अपने आप ही ट्रस्ट कर लेते, तो अपने आप पे ट्रस्ट नहीं है ना। अगर देखें ना, अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कह दिया है कि जो मुझे अप्रोच हुआ है, मैंने इंटरव्यू सुना है कल, मुझे अप्रोच हुआ है और मुझे कहा गया है कि जी हम आपकी बात मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन हुकूमत मानने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? वो क्रेडिट नहीं देना चाहते ना भाई। ये देख, मुल्क का मसला है, ये आपका मसला नहीं है इस वक्त। जो अगर एजेके जो है ना, ये तो एक सेंसिटिव इशू है ना, गिलगित बल्तिस्तान सेंसिटिव इशू है। आप किस है वो तो इंडियन एजेंट डिक्लेयर करना शुरू हो गया। तो ये तो सर, ये नाकामी सबसे बड़ी कहतो रिजाल है पाकिस्तान में, लीडर नहीं जो सियासी तरीके से मफाहमत से कोई रास्ता निकाल सकते। बिल्कुल कहतो रिजाल नहीं नदीम भाई। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जिस तरह शौकत भाई ने कहा, उनको एक्शन कमेटी ने अप्रोच किया, लेटर लिखा कि हम आपको सालिस तस्लीम करते हैं, आप जैसे उनके साथ मुज़ाकरात करके जो भी हल करेंगे, जो भी बात करेंगे, हमें कबूल होगा। मौलाना साहब ने उनको अप्रोच किया। अभी शौकत भाई कह रहे थे कि या तो इनके पास इख्तियार नहीं है, ये या हटा दें, बाकी बात ठीक है इनकी, उनके पास इख्तियार नहीं है। सियासी तौर पर मेरे ख्याल में शायद शहबाज शरीफ साहब के अंदर भी ये कमी नहीं होगी, शायद जरदारी साहब के अंदर भी ये कमी नहीं होगी। बाकी अपनी बात तो मैं छोड़ता हूँ कि हमें तो सालिस बाकायदा तस्लीम किया गया मौलाना साहब को, उनमें भी ये कमी नहीं है बात करने की। लेकिन असल मसला ये है कि मफादात हैं और उन मफादात के आगे उन्होंने अपने इख्तियार को सरेंडर किया हुआ। अकील साहब देखें, हमें अगर हमारे पास वाकई इख्तियार ना होता तो क्या जो कमेटी बनी थी और जिन्होंने जाके मुज़ाकरात किए इनसे, और फिर 38 में से दोबारा एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन में बात दोहराऊंगा, 35 मुतालबात मान लिए कि एक आपकी अदम तवज्जो सारी जगहों पे नजर आती है। बलूचिस्तान में 42-14 के ऊपर तो एक दिन जाके आपने कॉन्फ्रेंस की, उससे पहले भी आपने कुछ नहीं किया, उसके बाद भी आपने कुछ नहीं किया। ये वफाकी हुकूमत का काम है सर, बहुत से इलाके ऐसे हैं जहां पर वफाकी हुकूमत का भी काम, लेकिन उसमें पुलिस ने तो करना ही करना, लेकिन पुलिस जो लॉ एंड ऑर्डर। सर बलूचिस्तान भी आ जाए पहले, बलूचिस्तान में तो पीटीआई वाले नहीं है, वहां पे भी नहीं चले। मैं यही कह रहा हूँ ना, सूबों की भी अब यही बात, फिर इट ऑल बॉयल्स डाउन टू नेशनल एक्शन प्लान के नेशनल एक्शन प्लान किसने करना है सर? आप ही ने करना। वहां पे सूबाई हुकूमतों ने कुछ करना है ना, खालिद सब कुछ जो है वफाक ने तो नहीं, मलिक साहब करना ना। हम ये कहते हैं कि कुछ तो करो, कुछ तो नेशनल एक्शन प्लान के वो 14 नुकात जब हमने एग्री कर लिया, सब जमातों ने एग्री कर लिया, सब ने माने, और पॉलिटिकल पार्टीज ने ही ये तमाम तर मामला आगे रखा दिया, फिर उस पर अमल दरामद क्यों नहीं होता? सर सारे सूबों के की बात कर रहे हैं ना, हालात जो है ना सर, सारे सूबों के बहुत पतले हैं। पंजाब के अंदर आपको जो सूरत हाल इस वक्त नजर आती है, ये किसी वक्त हमारे लिए इतना बड़ा गले का फंदा बनेगी कि हमें सबको पछताना पड़ेगा। आपकी सीडी वो क्या बनी है, सीडीसी बोलते हैं उसको, सीसीडी, वो पता नहीं कोई 2-2.5 हज़ार बंदा फड़का चुकी है, पकड़ती है, बंदा ले जाती है, मोटरसाइकिल चोर भी पकड़ते हैं, रात को सुबह उसको जाते हैं वो और गोली मार के कहते हैं पुलिस मुकाबले में मारा गया। तादाद निकाले बंदों की, ये एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग के पर्चे होंगे आपकी पंजाब हुकूमत के, नून लीग के लोगों के ऊपर होंगे, और यही लोग जिन्होंने मारे ना ये गवाह बनेंगे। देखिए अगर कोई ऐसा कोजेंट कोई ऐसा अवेलेबल है, ये डेटा मुरतब होगा और ये एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग के केसेस बनेंगे, मरियम के ऊपर भी बनेंगे। और अगर देखें, अगर ये माजी में भी बनते रहे, अब दोबारा बनेंगे, अब डॉक्यूमेंटेड है सारा कुछ। जुडिशियल किलिंग का जिस तरह आप दे रहे हैं एलिजिडली, खुदा के नाम, तो देखें वो तमाम तर चीजें डेटा सामने आ जाएगा। अगर 2-3 हज़ार बंदा, ये मेरे ख्याल ह्यूमन राइट्स वालों ने कुछ मैंडेट जो है वो बड़ा क्लैरिटी के साथ उन्होंने बताया था कि क्या है, और ये अगेन सूबे के लोग एक्सप्लेन करें पंजाब का, बिकॉज ऑब्वियसली लॉ एनफोर्समेंट जो है वो सूबों का भी उतना ही है मामला जितना। अच्छा मैं सर एक बात करना है, ये जो अमन अमान की बात कर रहे हैं ना, आप यकीन करें जहाँ से दहशतगर्दी हो रही है उसको एक तरफ करें, बाकी पेशावर हो गया, मर्दान हो गया, या वहाँ जो स्नैचिंग और आपके पंजाब और सिंध के स्नैचिंग के अगर आप करें, आपको पता चल जाएगा कि एक बॉर्डर लगी हुई है उधर,
बॉर्डर लगी हुई है, रोज लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, और आप कह रहे हैं जी सूबाई हुकूमत कंट्रोल नहीं कर पा रही है। ये तो फेडरल गवर्नमेंट की तरह है। वजीर मोबाइल ये जो वजीर दाखिला कंट्रोल करेगी सर। नहीं, मैं मोबाइल स्टेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दहशतगर्दी की बात कर रहा हूँ। ये अमन अमान की जिम्मेदारी हमारी है, इनको साथ मिलकर चलना चाहिए। वो तो देखे ना, देखिए सूबाई वजीर, आपका वजीर दाखिला कहाँ है? वाकया हो जाता है, कभी आया है वो किसी वाकये पे गया है खैबर पख्तूनख्वा? मुझे तो आज तक याद नहीं है। आप दावत दें उन्हें। नहीं यार सर जी, ये वजीर दाखिला इस्लामाबाद का है, सीडीए का है सर। मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ जी कि हमारे दोस्तों को अब तक, मैं माजरत के साथ बात करना चाहूँ, हमारे दोस्तों को अभी तक लॉ एंड ऑर्डर और इंसर्जेंसी जो है, दहशतगर्दी जो है, उसका फर्क समझ में नहीं आ रहा। यही तो मसला है। ये दोनों विफाकी सूबाई हुकूमतों दोनों का जो है वो एक दूसरे के साथ मिलकर कोई हिकमत अमली तश्कील देंगे तो काम होगा। इसकी वजाहत नहीं आपसे ऑन एयर मांग सकता, इसलिए मैं इसको यहीं पे, ये जो आप बोले दरमियान वाला जुमला, इसको मैं गोलमोल रहने देता हूँ। लेकिन आपको एक दरखास्त पेश करता हूँ, ये वफाकी काबीना के जितने लोग हैं ना, आप इनको एक हफ्ते के लिए मुसलसल कोयटा में दावत दें और वहाँ इनसे डिस्कशन करें। इसमें से आधे से ज्यादा आएंगे नहीं, आप दावत दें इन सबको, JUI वाले ऑर्गेनाइज करें। पेशावर नहीं आते? नहीं सर, आप कोयटा में मैं यही तो कह रहा हूँ कि जब सारी वफाकी काबीना को एक हफ्ते के लिए आप सरकारी खर्चे पे दावत देंगे, आप फ्री में है। हमारे साथ वजीर आला KP मुआवनत करते हैं इस दहशतगर्दी के तमाम तर काउंटर टेररिज्म के मामलात के ऊपर, उसी टाइम PTI वाले उनकी टांगे खींचना शुरू कर देते हैं। इनकी काबीना के लोग इनके सोशल मीडिया पे आप भी वारंट गिरफ्तारी जारी करते हैं उनके। किसकी टांगे खींचते हैं? अपने वजीर आला KP के। वहां से बम्बारमेंट शुरू हो जाती है सोशल मीडिया के ऊपर मुलाकात के बाद या काउंटर टेररिज्म के मामलात के ऊपर मुआवनत पे। नहीं, वैसे सुहेल अफरीदी को ऐसी कौन सी शर्म थी कि छुप के मिलने गया था, अनाउंस करके सीना तान के मिलने जाता था। ये मसला मुस्लिम लीग का थोड़ी, ये तो PTI का सुहेल अफरीदी का मसला है, वो निपटे फिर। अच्छा जी, शौकत यूसुफज़ई साहब, इंजीनियर ज़ियाउर रहमान साहब, बैरिस्टर अकील मलिक साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।